पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा था कि अपने गोल्डन डाउन एंड ब्लैक बुल से कुछ न्यू मेंबर एक डंजन को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जिधर उनको लोटस ऑफ द एबिस मास्टरमाइंड से सामना करना पड़ता है एंड मार्स जैसे सीक्रेट वेपन ऑफ डायमंड मेज से। कई एपिसोड के बाद फाइट करते करते आखिरकार वो लोग सेफली उस डंजन को इन्वेस्टिगेट करके बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। एबिस तो साथ में इतना सारा खजाना भी ले लेता है मार्स को बचा के वहां से बाहर निकलने के साथ। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ब्लैक बुल के हाइड आउट से, जिधर सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आस्था को पता चलता है कि वो पूरे एक हफ्ते से सो रहा था। जैसा कि हमको पता है कि पिछले एपिसोड में आस्था के पेट में सीरियस इंजरी हुई थी। नोएल बोलती है, ऑनेस्टली तुमने कितने दिन सोने का प्लान बनाया था? वेनेसा आस्था को बताती है कि नोएल को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और वो तुमको हमेशा देखती रहती थी उठ गए या नहीं। तो नोएल बोलती है, मेरे को कोई चिंता विंता नहीं हो रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि हम क्या करेंगे अगर आस्था कभी उठे ही नहीं तो। फिनरल बोलता है इसी को तो चिंता करना बोलते हैं। आस्था नोएल को थैंक्स बोलता है उसकी चिंता करने के लिए। ये भाई साहब क्या बोलते हैं सुना ही नहीं देता, बट मैं सबटाइटल दे दूंगा। मैग्ना बोलता है रेस्ट करना भी जरूरी है क्योंकि डंजन पर फतह पाने में तुम्हारी कितनी सारी एनर्जी लगी होगी। नोएल कहती है बट वो एक हफ्ते से सो रहा था। घोष बोलता है चुप करो ये फालतू बातें, तुमको लगता है मेरी प्यारी बहन ये सब बातें पसंद करेगी सुनना? किसी और अच्छे से टॉपिक पर बात करते हैं, मैंने सिर्फ 3214 स्टोरी ही उसके लिए सोच रखी है। फिनरल बोलता है तुम कब उसको इतनी सारी स्टोरी सुनाने वाले हो? एक लड़की को इतनी कहानी सुननी ही क्यों है? अब क्योंकि आस्था ठीक हो गया है तो लक उसको फाइट करने के लिए पूछता है, बट आस्था बोलता है मेरे पेट में अभी भी दर्द हो रहा है, शायद भूख लग रही है मेरे को इसीलिए आते हैं। चार्मी आस्था के लिए मस्त मस्त खाना बनाकर लाती है। आस्था बहुत भूखा होता है और वो बहुत जल्दी जल्दी खाता है, इसलिए उसके मुंह में खाना अटक जाता है। नोएल उसको पानी देते हुए बोलती है आराम से, पर आस्था भुक्कड़ की तरह खा रहा होता है, जिस पर नोएल कमेंट करती है यू आर सच अ पिग, सुअर की तरह खाना खा रहे हो तुम। वेनेसा वाइन के लिए पूछ ही रही होती है, उतने में ही यामी गेट तोड़ते हुए अंदर आता है। वो आस्था को शाबाशी देकर कहता है मैजिक नाइट हेडक्वार्टर में डंजन के ऊपर रिपोर्ट देनी है, तो अगर तुम चल सकते हो तो तुम वहाँ जा रहे हो। लक सोचने लगता है मैजिक नाइट हेडक्वार्टर में तो बहुत पावरफुल मैजिक नाइट होंगे, मजा आएगा उनसे मिलके और फाइट करके। तभी यामी बोलता है तुम्हारी शक्ल से ही लग रहा है तुम मुसीबत लाओगे, इसलिए तुम मैग्ना के साथ एक फाइटिंग मिशन पर जा रहे हो। फाइटिंग मिशन होता है तो लक खुश हो जाता है। चार्मी बोलती है तुम मेरे को भेज सकते हो, आई वंडर कितना टेस्टी टेस्टी खाना वहाँ मेरा इंतजार कर रहा होगा। यामी बोलता है तुमको कोई नहीं भेज रहा है उधर, तुम हर टाइम बस पड़े पड़े खाती रहती हो। ये बात सुन के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आस्था एंड नोएल रॉयल कैपिटल में मैजिक नाइट हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे होते हैं। आस्था चिल्ला रहा होता है वाओ दिस इज ह्यूज, दिस इज अमेजिंग। नोएल उसको बोल रही होती है चिल्लाना बंद करो, तुम मेरे को और खुद को दोनों को एम्बेरेस्ड कर रहे हो। आस्था इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि उसकी आवाज गोल्डन टाउन के 3 मेंबर को भी सुनाई दे जाती है जो उनके आगे चल रहे होते हैं। वो एक दूसरे से हाय हेलो बोलते हैं। क्लाउस बोलता है हम एक हफ्ते के बाद मिल रहे हैं, तुम भी इधर रिपोर्ट करने आए होगे, अब तुम्हारा पेट का जख्म कैसा है? तो आस्था बोलता है थोड़ा सा दुखता है, पर बहुत सारी नींद और खाने से मैं एकदम बढ़िया हूँ। यूना बोलता है बच्चा कहीं का। तो आस्था कहने लगता है बच्चा किसको बोला तुमने? मैं और तुम दोनों सेम एज के हैं। आस्था मिमोसा को थैंक यू बोलता है उसको हील करने के लिए। मिमोसा आस्था को देखकर भागने लगती है शर्म के मारे। आस्था बोलता है क्या हुआ, वो भागी क्यों यहाँ से? यूना बोलता है जब तुमने अपना हाथ उठाया था तो वो काफी छोटा होगा जितना उसने इमेजिन किया होगा। आस्था यूनो को पकड़ के बोलने लगता है क्या कुछ भी? नोएल मिमोसा के पास जाती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मिमोसा बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो नोएल, मैं जब भी आस्था को देखती हूँ मेरी चेस्ट टाइट होने लगती है। डंजन के बाद से सिर्फ मैं आस्था के बारे में ही सोची जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। नोएल बोलती है क्या आस्था ही क्यों? वो स्टूपिड है, शॉर्ट है एंड चिल्लाता रहता है लाउड स्पीकर। मिमोसा बोलती है वो सब तो आस्था के चार्म का हिस्सा है। नोएल बोलने लगती है क्या? उसको थोड़ी जेलसी फील हो रही होती है इसलिए वो चिल्लाने लगती है आ। और मिमोसा भी, क्योंकि उसको आस्था से लव हो गया है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आस्था मेरे से नफरत करने लगेगा कि मैं इस तरह से भागकर आ गई इधर? और अपने आस्था भाई को लगता है कि उनके सर में दर्द हो रहा है इसलिए वो दोनों चिल्ला रही हैं। क्लाउस उनको हेडक्वार्टर की तरफ लेके जाता है और बोलता है हेडक्वार्टर यहीं कहीं होना चाहिए। आस्था बोलता है ऐसा भी कुछ है जो 4i मतलब डबल बैटरी को नहीं पता? क्लाउस बोलता है 4i को भी सब कुछ नहीं पता होता। यूनो मन में ही बोलता है तो क्लाउस ने अपना न्यू निकनेम को एक्सेप्ट कर लिया है। मिमोसा भी मन में सोचती है कि अब क्लाउस आस्था को कितना अच्छा ट्रीट कर रहा है। क्लाउस बोलता है हमारा हेडक्वार्टर में आना जाना बहुत कम होता है इसलिए हम भूल जाते हैं। तभी उनके सामने विज़र्ड किंग आ जाते हैं। सब लोग उनके आगे झुक जाते हैं सिर्फ आस्था एंड यूनो को छोड़कर। आस्था यूनो से बोलता है बहुत चमक रहा है ये बंदा, तुमको क्या लगता है ये कौन है? तो क्लाउस बोलता है यू फूल, ये अभी करंट के विज़र्ड किंग है, जूलियस नोवा कोरोना। उसके बाद जूलियस यूनो की ग्रीमोयर को रीड करके बोलता है
हो सकता है ये डंजन का सबसे रेयर एंड इम्पोर्टेंट मैजिक आइटम हो। तो यूनो पूछता है क्या आप इसको पढ़ सकते हो? किसको? मेरी ग्रिमोयर को। तो वो बोलते हैं हाँ, हल्की फुल्की। उनके फेस की एक्साइटमेंट को देखकर क्लाउस अपने मन में सोचता है, ओ तो मैंने जो रिमर्स सुनी थी वो सच है कि विज़र्ड किंग एक मैजिक नर्ड है जो हर तरह के मैजिक को जानना चाहता है। इतनी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज के बारे में। वो यूनो को मैजिक यूज करके दिखाने को बोलते हैं। तो यूनो बोलता है सॉरी सर, डंजन में ये मैजिक किसी तरह एक्टिवेट हो गया था पर मैं इसको अभी दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ। जूलियस मन में ही बोलता है ओ तो विंड स्पिरिट ने इस एरा के लिए यूनो को चुना है। एंड देन वो यूनो से बोलते हैं ये मैजिक स्पेल ग्रो होगा जितना तुम ग्रो करोगे और एक दिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक बन जाएगा। सो टेक गुड केयर ऑफ दिस ग्रिमोयर। आस्था अपनी ग्रिमोयर निकालकर जूलियस को दिखाने लगता है, मेरी ग्रिमोयर को भी देखो, क्या इसमें कोई स्पेशल मैजिक है? जूलियस उसको ध्यान से देखता है पर वो उसको रीड भी नहीं कर पाता, इसमें क्या लिखा है। फिर आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड निकालता है यूनो के सामने शो ऑफ करने के लिए, जिसको देखकर जूलियस बहुत एक्साइटेड हो जाता है। ओ सेकंड एंटी मैजिक स्वॉर्ड, क्या मैं इसको पकड़कर देख सकता हूँ? आस्था उनको स्वॉर्ड देता है पर वो उनके लिए काफी भारी होती है। प्लस जूलियस सेंस कर लेता है कि वो मैजिक स्वॉर्ड जूलियस का मैजिक को एब्जॉर्ब कर रही है अपने अंदर, इसलिए वो बोलते हैं आस्था ही इसको अच्छे से चला सकता है क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी मैजिक नहीं है। फिर आस्था पूछता है आपको कैसे पता मेरी स्वॉर्ड क्या कर सकती है और मेरे में बिल्कुल भी मैजिक नहीं है? वो बोलते हैं गुड क्वेश्चन। वो सबको शाबाशी देते हैं, तुमने काफी अच्छा किया। फिर आस्था बहुत नर्वस होके पूछता है कि मैं विज़र्ड किंग कैसे बन सकता हूँ? सेम क्वेश्चन यूनो का भी होता है। जूलियस स्माइल करता है और कहता है ओ तुम दोनों विज़र्ड किंग बनना चाहते हो? क्लाउस बोलने लगता है तुम दो बहुत र्यूड हो जो ऐसा कुछ डायरेक्टली विज़र्ड किंग से पूछ रहे हो। तो सुनो, विज़र्ड किंग के ऊपर प्राउड एंड भरोसा होना चाहिए लोगों का। जूलियस उसकी बात को मना करते हुए बोलते हैं सिर्फ रॉयल हार्ट हर किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब कि तुम सिर्फ प्राइड से लोगों को बचा नहीं सकते, इट्स अबाउट रिजल्ट्स। और ट्रस्ट कमाया जाता है लोगों को बचाकर और रिजल्ट दिखाकर। तुमको विज़र्ड किंग बनने के लिए सिर्फ इतना करना है, अपने रिजल्ट दिखाओ, चाहे जो हो जाए रिजल्ट दिखाओ, प्रूव करो कि तुम सबसे बेस्ट हो। जो ये नहीं कर सकता सोचो वो कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकता। यूनो एंड आस्था बोलते हैं मैं यही सुनना चाहता था। जूलियस अपने मन में बोलता है नॉट बैड। विलियम एंड यामी तुम्हारे न्यूबी की आईज बहुत डिटरमाइंड है। उसके बाद जब अच्छे से बातचीत हो जाती है, विज़र्ड किंग उनको एक दावत में लेके जाते हैं, एक डेकोरेशन सेरेमनी उन मैजिक नाइट के लिए जो आज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ स्टार से सम्मानित किए जाएंगे। ये एक ऐसी सेरेमनी है जिधर हम मैजिक नाइट को अवार्ड देते हैं उनको सम्मान देने के लिए जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इस सेरेमनी में विज़र्ड किंग इन लोगों को भी इन्वाइट करते हैं। आलीशान महल में जूलियस उनको सेरेमनी तक लेके जाते हैं और दरवाजा खुलने से पहले इन सब से कुछ कहते हैं। क्वेश्चन यह है कि क्या तुम इन सब मैजिक नाइट से अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो जो इन्होंने किए? किन्होंने जो अंदर खड़े हुए हैं, अंदर जाते ही उनको रॉयल मैजिक नाइट दिखते हैं। सब सीनियर मैजिक नाइट होते हैं इनसे। इस सेरेमनी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये सेरेमनी हर साल होती है और जैसा जैसा मैजिक नाइट अच्छा परफॉर्म करते जाते हैं उनकी रैंक्स बढ़ती जाती है। रॉयल कैपिटल में सब मैजिक नाइट की एक रैंक होती है जो बताता है कि वो कितने ताकतवर हैं, मतलब कि वो कितने कैपेबल हैं। रैंक्स के अकॉर्डिंग ही उनको मिशंस मिलते हैं। अगर कोई हाई रैंक का मिशन होगा तो उसको पूरा करने के लिए हाई रैंक मैजिक नाइट को ही वो मिशन दिया जाएगा। रैंक के मामले में सबसे ऊपर होते हैं विज़र्ड किंग, उसके बाद आते हैं ग्रैंड मैजिक नाइट, फिर आते हैं सीनियर मैजिक नाइट, उसके बाद इंटरमीडिएट मैजिक नाइट एंड जूनियर मैजिक नाइट। सीनियर, इंटरमीडिएट एंड जूनियर में भी 5 लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास। अब विज़र्ड किंग सबको अवार्ड देते हैं उनकी रैंक को प्रमोट करके, और साथ ही साथ वो हर एक मैजिक नाइट के मैजिक में स्पेशलिटीज एंड उनकी कमियों को बताते हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। बट मेरे अकॉर्डिंग ये आपके लिए इतना भी जरूरी नहीं है जानना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कैरेक्टर का नाम क्या है, कौन सी स्क्वाड का मेंबर है और कौन सा मैजिक करता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट स्टिल जो लोग अभी से ही इंटरेस्टेड हैं तो मैं हर एक कैरेक्टर का नाम वगैरह एंड उसको कितने स्टार मिले एंड उसको कौन सी रैंक में प्रमोट किया गया उसको एक बार स्क्रीन पर शो कर दूंगा, तो वो आप लोग देख लेना। गोल्डन डाउन के पास टोटल 71 स्टार हैं। सभी स्क्वाड में सबसे ज्यादा स्टार गोल्डन डाउन के पास ही होते हैं। जूलियस बाकी स्क्वाड को बोलते हैं कि मेहनत करो, अपना बेस्ट दो
ताकि तुम पीछे ना रह जाओ। इस ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी दावत भी होती है एंड वो बोलते हैं मैंने कुछ स्पेशल गेस्ट को भी इनवाइट किया है जिनको आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनके साथ ही मिलजुल पाओगे। उसी टाइम जूलियस को एक इम्पोर्टेंट काम से जाना पड़ता है। दावत चल रही होती है पर सब लोग इनको ही घूर रहे होते हैं। क्लाउस बोलता है सब लोग हमको ही घूर रहे हैं, हम भला इसको एंजॉय कैसे कर सकते हैं, और ऊपर से विज़र्ड किंग खुद कहीं चले गए हैं। सबको अंदर से बैड फीलिंग आती है पर आस्था पर उसका कोई भी असर नहीं होता। वो तो भाई दावत का फुल मजे ले रहा होता है, दबाकर खाना पी रहा होता है। मिमोसा आस्था से पूछती है क्या वो भी उसको ज्वाइन कर सकती है, तो आस्था बोलता है ओ तो तुम भी इस मीट पर अपनी नजर टिकाए बैठी हो। तो मिमोसा बोलती है ये बहुत टेस्टी लग रहा है दिखने में। फिर एक बंदा जो कि गोल्डन डाउन से होता है वो इन सबके लिए नीचे शब्दों से कहता है विज़र्ड किंग ने इनको यहाँ इनवाइट क्यों किया, सच अ लॉ बोर्न स्कम, मतलब कॉमनर कहीं के, मतलब हर कोई ना कोई उनके बारे में कुछ ना कुछ बुरा बेकार बोल ही रहा होता है। मैं तो उस लड़के में से हल्का सा भी मैजिक सेंस नहीं कर पा रही, उसने डंजन को इन्वेस्टिगेट कर लिया, मतलब वो सिर्फ उसका लक होगा। वो जिस तरह से खाना खा रहा है डिसगस्टिंग। इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भी आस्था अपना लगा रहता है खाना खाने में, क्योंकि आस्था को अब इन सब चीजों की आदत पड़ गई है, क्योंकि हर कोई उसके बारे में बुरा बोलता ही रहता है। इसमें मैजिक नहीं है, ये कैसे मैजिक नाइट बनेगा, अब ये मैजिक नाइट बन भी गया है और वो भी इसका लक ही होगा, यामी ने इसको क्यों मैजिक नाइट में शामिल कर लिया। ये सब लोग चौंक जाते हैं, आस्था ने इन सबको इतनी जल्दी कैसे भुला दिया। क्रिम्सन लायन का एक मेंबर गोल्डन डाउन के एक मेंबर से बोलता है तुम्हारी स्क्वाड में भी एक कॉमनर है, वह किसान जो अपनी जगह भूल गया क्योंकि हर कोई उस पर फिदा है, क्योंकि उसके पास है 4 लीफ क्लोवर। मैं डंजन को और भी बेटर तरीके से कैप्चर कर लेता। तो वो बोलता है हाँ तो हम एक कॉमनर से और ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम वही हैं जो लॉर्ड विलियम्स और गोल्डन डाउन के आदर्शों को मूर्त रूप देते हैं, हम हैं आइडियल्स। शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पर ये लोग यूनो की इंसल्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद ये क्लाउस की भी इंसल्ट करते हैं। तुमको शर्म नहीं आती अपनी स्किल की कमी से, और तुम मिमोसा, मैंने सुना था तुम सबसे पहले घायल हो गई थी फ्रंट लाइन में डंजन में। ये सोचकर हंसी आ जाती है कि तुम रॉयल्टी हो वर्मिलियन लाइन में। क्लाउस बोलता है नहीं मिमोसा ने अच्छा परफॉर्म किया। तभी सिल्वा हाउस से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हमको पता है अगली बारी किसकी है, मिमोसा की नहीं नोएल की। सॉलिड नोएल के ऊपर पानी गिरा देता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। तुम खुद अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती। नेब्रा बोलती है तुमको बेसिकली सिल्वा फैमिली से एग्जाइल्ड कर दिया गया है, मतलब कि निकाल दिया गया है। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने रॉयल रिल्म में कदम रखने की हिम्मत की, तुमने एक बड़ी अचीवमेंट की है नोबल रिल्म में वापिस आने की। नोजल भी बोलने लगता है तुम इधर आके सिर्फ सिल्वा हाउस का नाम बदनाम कर रही हो, हमारी मदर को मारना ही सिर्फ काफी नहीं था तुम्हारे लिए, चली जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। नोएल वहाँ से जाने लगती है पर आस्था उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और टेबल पर चढ़कर बोलने लगता है तुमको इनसे भागने की जरूरत नहीं है, तुमको खुद विज़र्ड किंग ने इनवाइट किया है क्योंकि तुम भी इन सब की ही तरह हो। तुम लोग किसान, कॉमनर, फेलियर और न जाने कितने नीच शब्दों का प्रयोग करते हो हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए। तुमको क्या लगता है मेरे को कोई फर्क पड़ेगा? लुक। तभी गोल्डन डाउन का एक बंदा अपने मैजिक से आस्था को जकड़कर कहता है चुप हो जाओ, हम तुम्हारे जैसे नीच इंसान से बात नहीं करने वाले। तभी आस्था अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से उसके मैजिक को नलीफाई करके कहता है नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे अंदर गट्स हैं बात करने के लिए, और मैं ऐसे रिजल्ट दिखाऊंगा जो तुमने सोचे नहीं होंगे क्योंकि मैं बनूंगा विज़र्ड किंग। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। हाँ ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद।